नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, 2024 के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लोग 2023 के पीवाईक्यू का जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग ने देखा था। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एक एक टॉपिक को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए दोस्तों, पीवाईक्यू एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपकी लगभग 60 to 70% जो तैयारी है वो आपका इसी के माध्यम से हो जाएगा। अगर आप इसको सही ढंग से उठा करके एनालिसिस करेंगे पेपर को, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैंने लगातार प्रारंभिक परीक्षा के लिए पीवाईक्यू को अपना बेस बनाया है और हमें इसका बेनिफिट भी मिलता रहा है। 152 मार्क्स तक हम 1/3 निगेटिव के साथ पाए हैं। 140 मार्क्स आरओ में अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें 149 था। इससे पहले 2021 का जो मैंने मेंस दिया था उसमें 138 था। तो ये जो स्कोर मिलता है दोस्तों, वो उसका जो श्रेय जाता है वो पीवाईक्यू को ही जाता है। लेकिन एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि जब पेपर सेटर आपके पेपर सेट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन की जो कैटेगरी होती है वो लगभग 2-3 टाइप की कैटेगरी रखते हैं। पहले टाइप की जो कैटेगरी होती है वो एकदम आसान क्वेश्चन होता है, कोई भी बंदा जाएगा 40-50 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। दूसरी टाइप की जो कैटेगरी होती है उसमें पीवाईक्यू का योगदान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट क्वेश्चन या उससे बनने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने थे उससे बनने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं कि कोई संस्थान है, उसके स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम अगर इस साल पूछा है तो उसके अगले 2 साल बाद ये पूछ सकता है कि उन्होंने कहाँ पर इसका स्थापना किया था या कब किया था। ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया, 1 साल उसको पूछ दिया। अगली बार ये पूछ दिया कि कब उन्होंने स्थापना किया था, तो वो वर्ष पूछ दिया। ठीक है, और कहाँ किया था। ठीक है, तो ये पूछ देता है। तो आपको पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करना है। उसी क्रम में 2022 का 2023 हम लोग कर चुके हैं, अब 2022 के क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इससे पहले कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। जीएस जोन परिवार जो है वो 1000 प्लस सब्सक्राइबर को पार कर चुका है। इसके लिए आप लोगों को थैंक्स अ लॉट। तो चलिए आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो है 22 का पेपर हमने उठाया है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले वाज एसोसिएटेड विद एंटी कास्ट मूवमेंट। देखिए दोस्तों, एक बात बताएं कि जो 16वीं 17वीं सदी में, ठीक है, 16वीं और 17वीं सदी में जो आपका पुनर्जागरण और प्रबोधन का काल यूरोप में चला था, उसकी जो आंच है वो हिंदुस्तान तक आई थी। क्योंकि हिंदुस्तान से बहुत सारे ऐसे लीडर जो है वेस्टर्न कंट्री गए थे, तो वहां पर उन्होंने जो है काफी चीजें जाना समझा, और यहाँ इंडिया में भी उस चीज को मतलब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के रूप में देखे। और हमारे यहाँ इस समय जो रिलीजियस चीजें थी वो काफी उसमें एक तरह से रूढ़िवादिता आ गई थी, काफी उसमें कुरीतियां आ गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो रिफॉर्मर थे उन्होंने बहुत सारे जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाए थे। और इसमें दूसरा जो योगदान था वो 1813 में जब मिशनरी आई थी और बहुत एक्टिव हो गई थी, वो कन्वर्ट करा रहे थे ईसाइयों में और इन सब चीजों में। तो इसलिए देखिए, हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी खूबसूरती रही है कि जब जब हमारे हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल धर्म है उस पर किसी ने कुटाराघात किया है, तो कोई न कोई एक शंकराचार्य जैसा व्यक्ति, कोई न कोई एक व्यक्ति जो है उसको खड़ा हुआ है और उसको फिर से रिवाइवल के लिए अपने प्रयास किए हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है वो 19वीं सदी में बहुत तेजी से हुआ था। इसी क्रम में ये ज्योतिबा फूले जी जो हैं वो एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए वो काफी प्रयास किए थे। और यहाँ पर उन्होंने 1872 में एक गुलाम गिरी नामक एक बुक लिखा था, और 1873 में हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने किया था। क्या किया था दोस्तों?
हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब एक एक टॉपिक से हम जैसे बोले थे आपसे कि एक क्वेश्चन से एक टॉपिक को कवर करेंगे, तो यहाँ देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो कितने चले हैं वो देखिए। आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय ने 1816 में बनाया था, ठीक है, वो कोलकाता में बनाया था। देखिए दोस्तों, आयोग आजकल क्या कर रहा है ना, थोड़ा सा गेम खेल रहा है। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते थे, उसके फाउंडर के बारे में जानते थे, और कब वो हुआ है इस पे, लेकिन आयोग आजकल प्लेसेस के बारे में भी पूछ रहा है। 2021 का जो पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना जो लाहौर में किया था, तो वो पूछ दिया था कि कहाँ पर मैच कराने को दिया था, तो वो सवाल आजकल पूछ रहा है। तो आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के समय 4 बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ईयर, प्लेस और फाउंडर उसके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, जैसे ब्रह्म समाज 28 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा जो है 38 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और उसके बाद धर्म सभा बार बार पूछता है, 1830 में कोलकाता में राधाकांत देव ने किया था। ऐसे ही जो है आपका बहुत सारे, ये देखिए राधा स्वामी सत्संग जो है ये आगरा में बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको शिवदयाल साहब ने किया था, ठीक है। उसके बाद आपका सेवा सदन जो है वो 1885 में बॉम्बे में बहराम जी मालावाड़ी ने किया था, ये भी पूछा हुआ है। सोशल सर्विस लीग जो है वो नारायण मल्हार जोशी हैं, ये भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो है एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रह्म समाज जो इंडिया का था वो केशवनाथ, एक्चुअली ब्रह्म समाज बाद में चल करके 2-3 भाग में टूटा था, तो उसमें केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो जो है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया करके था, वो शुरू किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है MG रनाडे और ये अगरकर वगैरह लोगों ने किया था, पुणे में इन्होंने किया था। तो ये जितनी भी लिस्ट है इनका ईयर कहाँ पर किया गया, किसने किया, और जितने ऑर्गेनाइजेशन थे इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कृषक आंदोलन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 19वीं सदी और 20वीं सदी का जितना भी पीजेंट्स मूवमेंट हुआ है, जितना भी किसान आंदोलन हुए हैं, उन सब को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें भी यही बात ध्यान रख, 4 बातें ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, ईयर, प्लेस और फाउंडर का जो मेन लीडर है उसके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो खान मंत्रालय की रिपोर्ट के लौह अयस्क उत्पादक, हर बार मिनरल्स से क्वेश्चन पूछता है। टॉप 3 जो है मिनरल्स प्रोडक्शन जो करते हैं स्टेट, उनका नाम आप याद रखिएगा। खास करके जो आपका आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, कॉपर है, माइका है, बॉक्साइट है, इन सब का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है उसका नाम याद रखिए। तो और बाकी जो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये लौह अयस्क यानी आयरन ओर से पूछा हुआ है, तो आयरन ओर में अभी उड़ीसा पहले नंबर पे चल रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, देन आफ्टर आपका कर्नाटक है और फिर झारखंड है। कम से कम ये टॉप 3 आप याद रखें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक है। तो ये है। तो अब बाकी आपको हमने बताया ना कि ये कोल, मैग्नीज, कॉपर, माइका, बॉक्साइट, ये याद करिएगा, टॉप 3 याद रखिएगा। और नहीं अगर याद है तो कम से कम कोल और बॉक्साइट का टॉप 3 याद रखिएगा। बाकी सबका जो टॉप पे एक एक स्टेट है उनको अच्छे से आप याद रखिएगा। दूसरी बात हम आपको ये और बताना चाहते हैं कि इससे जो इंडिया में जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ पर ये प्रोडक्शन होता है, मेजर प्लेसेस, उनको भी थोड़ा सा आप एक मैप पे बना के अच्छे से जरा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा सवाल जो है वो विश्व खुशहाली यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर के है, और इंडिया की अभी हाल ही में रैंकिंग जो आई है वो आपकी कितनी है, इस समय 126 के आसपास है। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, 126 के आसपास है, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर
जो इसको जो जारी करता है, जारी करता का देखिए रैंकिंग जो है, रैंकिंग में भी दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो तीन बातों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सी रैंक है वो आपको मतलब जो रिपोर्ट है वो, उसके बाद उसका रैंक, उसके बाद इंडिया का उसमें जो स्थान है वो, और उस पर टॉप पर कौन है और लास्ट में कौन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज और, इसको जारी करने वाली संस्था भी आप याद रखेंगे। जैसे विश्व खुशहाली जो है वो UNSDN करके है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, वो जारी करता है, तो वहां से ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, खुशहाली। हाँ, तो ये आपका जो चौथा सवाल है वो हिस्ट्री से है। सुल्तानगढ़ी भवन और निर्माणकर्ता का नाम पूछा है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक छोटी सी बुक है जिसको मैंने टेलीग्राम पे डाला है, उसी से देखिए हमने बैक साइड से वो उसके वो एक पिक लिया है। वहां देखिए सीधा सीधा ये सवाल आप लोग कहेंगे, ये देखिए सीधा सीधा सवाल इसी बुक से मिला है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया इस बुक को, और वहां जा करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सुल्तानगढ़ी है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद है, सब सारा इसमें दे रखा हुआ है। और किस कहाँ स्थान है, कौन शासक बनवाया था, लगभग कब बना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कब बनवाया था, लेकिन शासक का नाम और स्थान जरूर आप याद रखें तो आपका आसान हो जाएगा। ये बुक है, इसमें जाइएगा तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ठीक है, अब यहाँ पर आप फिफ्थ क्वेश्चन के पास आइए। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि वृक्ष पर्यावरण कौन खतरा है, यूकेलिप्टस। ये क्या हुआ था दोस्तों, वानिकी मिशन जब चला था अपने यहाँ, मतलब हरियाली करने के लिए, तो उसमें एक पौधा गलती से यूकेलिप्टस, जिसको हम लोग गांव में सफेदा बोलते हैं, सफेदा बोलते हैं दोस्तों, ये हम बहुत ज्यादा इंडिया में लगा दिया गया। ठीक है, और ये आया था शायद नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उधर ही साइड से आया था। ठीक है, तो ये पौधा लगा दिया गया, ये पौधा हरियाली के लिए लगाया गया था, लेकिन कोशिश ये किया गया कि जैसे बाकी सारे पौधे होते थे वो उनकी जो तना होता था वो छोटा होता था और यही फैल जाते थे, इसलिए खेतों का जो प्रोडक्शन होता था वो डाउन हो जाता था। तो एक ऐसा पौधा चुना गया जिसका तना जो है लंबा हो और कम स्पेस घेरता हो, और वो जो है हरियाली के लिए अपना काम भी कर सके। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये आ गया कि ये खेतों का जो पानी है, वाटर है, वो बहुत सोख लेता था, इसलिए जो खेतों की प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती थी। इसीलिए इसको जो है एक तरह से खतरा के रूप में जाना गया, और इसलिए यूकेलिप्टस बार बार सवाल आयोग पूछता रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो है 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं ऐसे असर्शन रीजनिंग सवाल करते समय थोड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। पहली बात तो ये कि आजकल आयोग ऑप्शन ए में वो बात नहीं लिख रहा है जो आप जानते हैं, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर सॉरी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको डी ऑप्शन में रखा है। देखिए हमसे भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था 20वीं शताब्दी में, जैसे मैंने पढ़ा हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन सही है, मार दिया, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर लिखा क्या है ये हमने नहीं पढ़ा। तो ये थोड़ा सा आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये गलती होने ना पाए। ठीक है, दूसरी बात इसमें और होती है कि असर्शन और रीजनिंग में कब एक्सप्लेनेशन करता है कब नहीं करता है, तो थोड़ा सा इस बात देखिएगा। अगर आंशिक रूप से भी आपको लगता है ना, आंशिक रूप से भी पार्शियली भी अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो आप हमारी जो कहना है वो ये है कि आप हमेशा जो है इसी ऑप्शन की तरफ जाइएगा जो ये कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। मतलब आप 10 क्वेश्चन में लगभग ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो केवल यही होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अगर आर गलत होता है तब तो ये आसान, एकदम आसान क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सैयद मोदी जो इस साल हुआ है उसको आप देख लीजिएगा।
डाइक्लोरो डाइफिन ट्राइक्लोरोइथेन DDT जिसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अजैव अपघटकीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो जितने भी ऐसे प्रदूषक हैं, जैसे DDT आपका हो ही गया, प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, मरकरी है, और बाकी आर्सेनिक, मेटल वगैरह, एल्युमिनियम केन, और बाकी जो आपके ग्लासेस वगैरह हैं, ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है, आगे इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और कोई एक अलग से दे देगा जो आपका बायोडिग्रेडेबल होगा उसका। जैसे जो हमारे मल वगैरह होते हैं वो आयोग बार बार देता रहता है, तो वो क्या होता है ना कि वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये तो मान लीजिए करंट का क्वेश्चन है। वाटर सेट परियोजना चली थी पानी संरक्षण के लिए हरियाली। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हरियाली को आप पौधरोपण से समझ सकते हैं, लेकिन ये हरियाली वर्ष 2003 में चलाया गया, 2003 में चलाया गया था। ये जल संरक्षण परियोजना है, और ये जो है आपका जो भूमि संसाधन विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन लोगों ने मिलकर के भारत सरकार की ये योजना है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लगभग 2005 के पहले, सॉरी मैंने 2014 से पहले और 2014 के बाद, ठीक है, जितनी भी ऐसी योजनाएं इन्वायरमेंट से चलाई गई हैं, उन सारी योजनाओं को आप एक लिस्टिंग कर लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि ये लिस्टिंग करके आपको टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूंगा। थोड़ा सा अभी धीरे धीरे काम बढ़ता रहेगा, तो काम बढ़ाया जाएगा और वहां पर टेलीग्राम पे आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण में अधिनियम का देखिए 2023 का जब हम लोग पेपर कर रहे थे, वहां पर भी ये सवाल पूछा गया था। तो हमने आपसे बोला था कि जितने भी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट हैं, उन सब को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट आपको लेकर के आए हुए हैं। भारत वन अधिनियम 27 में, वन जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो था वो 72 में था, और वन संरक्षण अधिनियम 80 में था। वायु प्रदूषण निवारण 81 में है। पर्यावरण संरक्षण ये जो है, यही ये सवाल पूछा गया है, तो ये पूछा है। उसके बाद जितने ट्रिब्यूनल वाले हैं 95 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 95 में है। जैव विविधता ये बहुत बार पूछा जाता है, 2002 में आया था और 2003 से जो है ये कंप्लीटली लागू हो गया था। और यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट 73 में था। एलिफेंट प्रोजेक्ट भी आप लोग इससे याद करिए 92 में था। वाटर सेट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 77 में था। गंगा प्राधिकरण 85 में था। तो और एनजीटी जो है वो आपका 2010 में आया। इको मार्क योजना 1992 में आई थी। तो ये जितने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है। तो देखिए बिल्कुल 86वें संविधान संशोधन, तो हमने बताया था जितना मेजर अमेंडमेंट आपका हुआ है उसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन की तरफ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में इसको 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A के अंतर्गत इसको आपका 11वां जो भाग 4A का 11वां मुद्दा था उसको इसमें जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान से 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि ये लास्ट वाला 86 में जोड़ा गया था, 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन हमने बताया था आपको, ये आपका जोड़ा गया था। इसमें 3 लैंग्वेज, अभी यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है, 3 लैंग्वेज जो है आपकी कौन कौन सी जोड़ी गई थी। इसमें एक थी आपकी नेपाली, दूसरी थी आपकी मणिपुरी थी, और तीसरी जो है वो आपकी वहाँ की गोवा वाली कौन सी थी, कोंकणी थी। ठीक है, तो ये 3 जो है जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, उसके अलावा जो है 93rd अमेंडमेंट जो 2005 में जोड़ा गया था,
वो जोड़ा गया था आपका किससे रिलेटेड था, ये था आपका ओबीसी से रिलेटेड, ठीक है, ओबीसी को इसमें आरक्षण दिया गया था, वो इससे रिलेटेड था। फिर इसके बाद 103 ये आपका ईडब्ल्यूएस से था, ठीक है, इससे हुआ था। तो जितना भी अमेंडमेंट हुआ है मेजर, उसका हम एक पीडीएफ बना करके आज शाम तक हो सकता है डाल दे टेलीग्राम पे, और उसमें हमने मार्किंग कर रखा है, तो वो कि कौन कौन सा जो अमेंडमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो जा करके टेलीग्राम चैनल से उसको आप देख लीजिएगा और वही वही पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको सवाल मिल जाएगा। इसके बाद ये करंट का क्वेश्चन है। हाँ, अब आइए यहाँ पर देखिए, आपका जो सवाल पूछा गया है, पिछली बार हमने भी ये 2023 में भी हमने इसका डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी गई है, स्टेट दे दिया गया है और वहां पर सवाल ये पूछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पूरे स्टेट जितने भी हैं उनका हमने यहाँ पर देखा है, रख लिया है। तो यूपी का आप इसमें अच्छे से याद रखिए, यूपी में जो है 403 है, बिहार में 243 है, ठीक है, बगल में, इसके बगल में झारखंड 81 है, बगल में मध्य प्रदेश जो है वो 230 है, ठीक है, हरियाणा में 90 है, उत्तराखंड में 70 है, हिमाचल में 68 है, जम्मू कश्मीर में 90 है, पंजाब में 117 है, राजस्थान में 200 है, गुजरात में 182 है, महाराष्ट्र में 288 है, ठीक है, तेलंगाना में 119 है, आंध्र प्रदेश में 175, तमिलनाडु में 234, कर्नाटका में 224, गोवा 40, केरला 140, और बाकी जितना इधर के आपके जो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके वो हैं, एक सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी नॉर्थ स्टेट जितने भी हैं उनमें आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, इसमें मेघालय में 60 है, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा में 60 है, ठीक, मणिपुर में 60 है, नागालैंड में 60 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है। दो ही ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर जिनमें अलग है, देखिए असम में 128 और मिजोरम में जो है वो आपका केवल 40 है, ठीक है, और यहीं पर वो सवाल दे रखा था, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। सारे स्टेट का आप अच्छे से यहाँ पर, जैसे ये मैप है, आप एक मैप लीजिएगा और वहां पर दिखा दीजिएगा। तो यहाँ मणिपुर आप देखे होंगे कि सभी लगभग 60 के आसपास थे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गोवा में 40, उत्तराखंड में 103, उत्तराखंड में 70 के आसपास है, तो ये भी आप ये देखिए 70 है, ठीक है। तो ऐसे, इसके अलावा मैं आपसे एक बात और बोलूंगा कि जो आपका अभी ये हुआ है इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो लोकसभा की सीटों के बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा सीटों को लेकर के आयोग अब की बार सवाल बना दे। तो चलिए, लोकसभा की सीटों में देखें तो यूपी आपका सबसे ज्यादा है, ठीक है, 80 सीटें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो महाराष्ट्र 48 सीट है। उसके बाद जो आता है वो बंगाल है, 42 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु जो है वो 39 है, और बाकी जितना भी स्टेट का जितना हुआ है, ये राजस्थान में 25 है, गुजरात में 26 है, मध्य प्रदेश में 29 है, इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा। खास करके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनमें आप देख लीजिएगा कि किसमें किसमें जो है अलग है, किसमें एक है, किसमें दो है, तो वो मैच कराने को आपको दे देगा। तो आप इसको, मैं बता दे रहा हूं कि सतर्क रहिए, ये सवाल आपके एग्जाम में भी कि आ जाए, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो इसमें देखिए, मानव विकास सूचकांक आप हर बार जो है पढ़ा जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है 2024 का भी। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। इसकी अवधारणा जो सबसे पहले महबूब उल हक जी ने दिया था, ठीक है, 90 के दशक में इन्होंने दिया था। अब की बार का जो जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक, उसमें जो इंडिया का स्थान है वो कितना है, 134 है, और जो अंक है 0.644 करके रखा गया है, और श्रेणी जो है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है,
लेकिन टॉप 5 में अगर देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये टॉप 5 टॉप 3 में रहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी एक बार सवाल ऐसा पूछा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि PYQ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक बार ऐसा सवाल पूछा, एक बार टॉप 3 पूछ देता है, अगली बार जो है सवाल ऐसे पूछ देता है कि जो एरिया वाइज पूछ देता है। एक बार सवाल पूछा कि यूरोप के 2 देश जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे ज्यादा है, स्टेटमेंट दे दिया तो बिल्कुल है। ये देखिए ये सभी यूरोपीय कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड ये यूरोपीय कंट्री हैं। बाकी जो है 4 अंतिम स्थान पर आपका है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जारी करने वाली संस्था जो है UNDP है और ये भी आपको याद रखना है। तो अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हर बार सवाल ऐसे पूछा जाता है। नदी घाटी बेसिन के बारे में हमने बताया था कि आयोग आजकल थोड़ा सा जो है माहौल को दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है, दक्षिण भारत मान लीजिए ये है आपकी क्या नाम है, गोदावरी, और ये है कृष्णा, ये है कावेरी नदी, ठीक है। तो इनका जो ट्रिब्यूटरी है ये तो आपको याद रखना ही है, साथ में जो है इनका जो बेसिन है वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बेसिन भी आप लोग याद रखिए क्योंकि यहाँ से सवाल आयोग आजकल पूछ रहा है। जैसे अब बड़े पर्वतों का आकार पूछ देता है, झीलों का जो आकार है उनका पूछ देता है, क्षेत्रफल वाइज, तो इस पर आयोग जो है ज्यादा फोकस कर रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर बना दिया है कि इसमें महानदी जो है वो 1.4 लाख महानदी यहाँ बहती है, ठीक है, महानदी। तो इसका 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, पूरा इसका बेसिन है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नर्मदा नदी आती है, फिर कावेरी है आपका, और फिर लास्ट में ताप्ती। और कोशिश आयोग ये करता है ना कि जो मेजर नदी, जैसे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो ये 3 नदियां जो हैं यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप उत्तर भारत में जब आप आएंगे तो यहाँ पे गंगा है, यमुना है, ठीक है, और मध्य भारत यहाँ पे फिर आपकी महानदी है, ठीक है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक। और यहाँ मध्य में 2 नदियां हमेशा पूछी जाती हैं, एक आपकी नर्मदा है और दूसरी आपकी तापी है। नर्मदा और ये तापी, इन 2 नदियां, तो ये 8-10 मेजर नदियां जो हैं इनका आप बेसिन भी याद रखिएगा, मेन ट्रिब्यूटरी के साथ साथ बेसिन भी याद रखिए, ठीक है। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन है, वो ग्रेफाइट है। साइंस आप पढ़िए अच्छे से, उसमें आपका सवाल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलिए। देखिए यहाँ पर हमने बताया था रिलीजियस मूवमेंट जो था, राधा स्वामी सत्संग, भारत धर्म महामंडल और सनातन धर्म रक्षणी सभा कौन सुमेलित है। हमने बताया ना कि अब प्लेसेस भी पूछना शुरू कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। देव समाज जो है आपको बताया था कि ये लाहौर में बनाया गया था। राधा स्वामी सत्संग आपको बताया कि आगरा में है, ठीक है। तो ये आप जो ऊपर लिस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं उसको आप देख लीजिएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है, बहुत रिपीटेड सवाल है, 2 ही सवाल बनते हैं। एक प्राकृतिक गैस का जो है वो आपका मीथेन है, और दूसरा जो है वो आपका जो है LPG जो गैस है उसका ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये इम्पोर्टेंट अब घटक होते हैं। LPG और जो है आपका नेचुरल गैस, और बाकी CNG का भी पूछ देता है। CNG जो है ये है, CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है अपनी आती है, जो उसमें मीथेन जो है मेन अवयव के रूप में यानी कंपोनेंट के रूप में रहता है। तो ये आप याद रखिएगा, 2 ही सवाल बनता है, इससे आप सही कर लेंगे। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र जो है, अब देखिए कॉमन सेंस का सवाल है, जब आप देखेंगे ना तो ये एरिया है और यहाँ पर सॉरी ये करके ऐसे एरिया, तो ये जो खंबात वाला एरिया है ना ये आपका ऐसे इस आकार में जाता है। तो इसमें पानी जब जाता है तो यहाँ पर टाइडल इफेक्ट जो होता है, वो फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए जो टाइडल एनर्जी है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से जनरेट किया जा सकता है। बाकी जो ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका जो नदर्न सरकार है
वो यहाँ पर है, इस साइड में पूर्वी हिस्से में। मन्नार की खाड़ी ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद केरल तट ये पूरा ओपन है, तो इतना अच्छा नहीं होगा, जहाँ पर यहाँ खम्फात की खाड़ी में ये हो जाएगा, ठीक है। प्लांट डिजीज के बारे में हमने बताया था, ह्यूमन और प्लांट डिजीज, और उसके जो फैक्टर हैं उनको आप एक अच्छे से लिस्ट पे रखिए और वहां से जो है याद कर लीजिए। घटना चक्र में भी ये बढ़िया से दे रखा है। और खट्टे जो नारस हैं वो आपका ये देखिए फंगस के सॉरी बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी खट्टे, जैसे हम लोग अपना जो सिरका बनता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, गन्ने का जूस वगैरह रख दिया जाता है ढक के बहुत दिनों तक, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया उसको खाते हैं, फिर उसको अपना प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन के बाद जो उसमें चीज बचता है तो वो जो है आपका सिरके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात आपको बता दें, जब भी आयोग ऐसे सवाल पूछे जो प्रोसेसिंग के थ्रू चीजें बनती हैं, जैसे दूध जो है, दूध दूध से जो दही बनती है, ठीक है, जो दही बनती है वो भी आपकी क्या है, बैक्टीरिया के कारण बनती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के कारण बनती है, तो ये आप याद रखिएगा। जितना भी चीज बाई प्रोडक्ट होता है वो समझिएगा कि प्रोसेसेस फॉर्म में जो बनाया जाएगा वो केवल बैक्टीरिया से होगा, ठीक है। और आलू का कृष्णकांत यानी जो कृष्णकांत मतलब ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन की कमी से आलू पर ऐसे ब्लैक ब्लैक चीजें बन जाती हैं, वो भाई कई बार इसको आयोग पूछ चुका है। गेहूं का साहू रोग जो बोलते हैं, साहू डिजीज करके है, वो भी आप याद रखिएगा, ये कीट के कारण होता है, ठीक है। और गन्ने का लाल सड़, जब गन्ना आप तोड़ते हैं ऐसे तो उसमें रेड रेड हो जाता है, वो आपका कवक यानी फंगस के कारण होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ऐसे प्लांट डिजीज भी आप याद रखिएगा, ह्यूमन डिजीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही चांस पर हैं, और ये अमूमन देखिए ऐसे सवाल हैं और इतना लंबा लंबा लिखा हुआ है, तो मैं तो अगर इस पे जाऊं, अगर करूं, तो ये डी ऑप्शन यानी जो हमारा ए और आर, मैंने बताया ना कि मैक्सिमम बार यही जो है सही होता है, तो ध्यान से करने की जरूरत है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बोला गया है, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण ऐसी की रजत मुद्राएं हैं। जी बिल्कुल बात सही है। इन्होंने क्या हुआ था, शकों का दमन किया था, शकों को पराजित किया था और सकारी नाम की एक उपाधि धारण किया था, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया था, ठीक है। चांदी के रजत मुद्राएं जो है मुद्राएं चलवाया था इन्होंने, ठीक है। और बाकी ये 3 ग्रेन की होती थी, ये भी उस छोटी सी बुक में लिखा हुआ है, आप जाइए उसको पढ़िएगा तो ये सवाल आराम से कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो एक शासक था स्कंदगुप्त, उसने हुड़ों को पराजित किया था। किसको पराजित किया, हुड़ों को, हुड़ों को पराजित किया था। और ये भी इसके भीतरी स्तंभ लेख जो है, सॉरी आपका जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे इसका जानकारी मिलता है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख भी है, वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके 3-4 गुप्ता डायनेस्टी के 3-4 जो है शासक हैं, उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की है, किस किस को पराजित किया है, कैसे मुद्राएं चलाई हैं, इन सबको आप जाकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है संबंधित राज्यों के निवेदन पर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 1315 के क्लास 2 में ये बात लिखी गई है कि भैया अगर 2 राज्य सहमत हैं तो एक जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है उनके लिए काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए जो दिवस है वो आप क्या करिए ना कि जितना भी मंथली दिवस मनाया जाता है वो आपको याद करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट फर्जी का नहीं, इम्पोर्टेंट वाला जनवरी का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है वो आप लिस्टिंग लीजिए, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। तो ये आसान पूछा हुआ है। 18 अप्रैल को आपका मनाया जाता है विरासत दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 22 मई को जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये भी देख लीजिएगा कि बाघों की जनगणना होती है, सबसे इस समय बाघों की संख्या कितनी है, शायद 3700 या 3600 कुछ करके है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। और यूपी सॉरी पूरे कंट्री में कहाँ सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है,
और ये यहाँ पर है एमपी में सबसे ज़्यादा शायद बाघों की संख्या है, यूपी में भी बाघों की संख्या आप देख लीजिएगा तो वो भी देख लीजिएगा। ये 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ये आयोग अभी हाल ही में पूछा था सवाल। तो ऐसे जितने भी दिवस हैं उनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। दिवस की लिस्टिंग भी जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ इम्पोर्टेंट जो है वो आप देख लीजिएगा। बाकी स्मार्ट सिटी ऐसा कोई अवार्ड आता है वो करंट अफेयर पढ़ने के क्रम में हम लोग इस चीज को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन, ये पुरानी खबर थी। तो आज बस अपना यही सेशन रखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग जीएस जोन के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और इसी तरह इसको आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।